सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसका लेक्चर 2 लेके मैं आपके सामने हूं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार आए थे। देखिए, क्वेश्चन एक आया था कि भारत एशिया के किस भाग में है, कि भारत एशिया के किस भाग में है। तो देखो, ये एशिया का नक्शा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो भारत ये रहा जी, भारत साउथ में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? दक्षिणी एशिया, है ना। भारत एशिया के दक्षिण में है। तो ये इसका पूरे एशिया का मैप आप देख सकते हैं, भारत दक्षिण में है। तो इसका आंसर आएगा दक्षिण एशिया। यदि मृदा में सूक्ष्म जड़कण है, उनका अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो जाए, तो उसे कौन सी मृदा बोलेंगे? आप देखो, खुद सोचिए। सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ानी है तो उस मृदा को कौन से बोलेंगे? मर्ण में। मर्ण में मृदा, बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म कणों की मात्रा उसमें बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं मर्ण में मृदा। जलीय मृदा होती है, जो जल दलदल टाइप कुछ मृदा मिलती है, उसे जलीय मृदा बोलते हैं। दोमट मिट्टी, इसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं। जो जलोढ़ मृदा होती है वही दोमट मिट्टी होती है, मर्ण में होगी। और बलुई रेतीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? मर्ण में मृदा। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान। तो देखिए, जो हमारा अर्थ है उसका एक ही उपग्रह, जिसका क्या नाम है आपको पता है? जिसका नाम है चंद्रमा, मून। ठीक है, मून उसका एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के से पहले जो प्लेनेट हैं सूर्य के बाद, जैसे कि मरकरी और वीनस, उनका कोई नहीं है उपग्रह। पृथ्वी का एक है, मंगल के दो हैं, फोबोस और डिमोस। तो इसका सही आंसर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकंड लगती है। ठीक है। भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? देखिए, भोपाल झील किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी राजा भोज ने। क्या था? राजा भोज। राजा भोज किस वंश के राजा थे? परमार वंश के राजा थे। कौन सी शताब्दी में हो गई है जी? 11वीं शताब्दी की बात है। तो सही आंसर क्या है? डी, 11वीं शताब्दी की बात है। तो राजा भोज, वही राजा भोज जिसकी आपने कहा वो सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वही वाले राजा भोज ने भोपाल शहर में झील बनवाई थी, जिसका नाम है भोज सर या भोपाल झील। ये राजा भोज ने बनवाई थी 11वीं शताब्दी में। हरित क्रांति के दौरान जो किसान वो बीजों के किसका उपयोग करके फसलों की खेती करते थे? बताओ भाई, कौन से बीज थे वो अधिक उपज देने वाले? आसान सवाल है। इंग्लिश में बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV बीज। ये अधिक उपज देने वाले बीज थे। तो इंग्लिश में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं इनको। तो ये मैक्सिको से हम लेके आए थे गेहूं और चावल के लिए। तो अधिक उपज देने वाले करेंगे तभी तो हरित क्रांति होगी। तो ये इसका आंसर है। अंत उष्णकटिबंधीय अभीषण क्षेत्र में क्या होता है? देखिए, अंत उष्णकटिबंधीय अभीषण क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये रहा वो, ये जून में तो चला जाता है फिर भारत के बिल्कुल बीचों बीच, और जनवरी में ये नीचे चला जाता है ITCZ। तो ये ITCZ मान लो ऐसे है, तो इसमें ऊपर से पवने और नीचे से पवने मिलती हैं ऐसे। कोरियोलिस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो इनकी डायरेक्शन देखो क्या है? उत्तर पूर्व, है ना। ऐसे कोई पवन जिस ओर से पवन आती है वही उसका नाम है। तो ये पवन ना तो उत्तर से आ रही ना पूर्व से, बीच से आ रही है, तो उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व होगी। नीचे वाली का क्या नाम है? दक्षिण पूर्व। देखिए, ये तो दक्षिण हो गया, ये पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, सी, ये इसका आंसर होगा। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व जो व्यापारिक हवाएं अभीषण करती है, अभीषण का मतलब है आपस में मिलती है, कन्वर्ज होता है उनका। तो यहां पर पवने मिलती हैं, ITCZ इसको बोलते हैं। जून के महीने में, है ना, जून जुलाई अगस्त जब बारिश होती है तो ये ITCZ बिल्कुल हमारे दिल्ली, गंगा का मैदान, यूपी, बिल्कुल यहां पर आ जाता है और यहां पर पवने मिलती हैं आपस में, जिसको मानसून ट्रफ या मानसून गर्त भी बोलते हैं। तो इसका आंसर है सही और सी। मई और जून के महीनों में देश के जो उत्तरी भाग है उसमें चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? बताओ भाई। उसको कहते हैं लू, LOO लू। देखिए, ये लू पेशावर से लेके पटना तक ये पवन चलती है गर्मियों में। आप पता ही होगा, हमारे तो कल्चर में, लोकल में सब चलता है कि भाई गर्मी में बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी। तो ये वही लू है। ये गर्म
तेज और शुष्क पवन है। ठीक है, आम्र वर्षा का क्या होती है, ये केरल में और कर्नाटक में एक वर्षा होती है मानसून से पहले, तो आम के लिए अच्छी होती है। चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक में होती है, जो कॉफी के लिए अच्छी है। किसके लिए अच्छी है, ये कॉफी के लिए। ये मानसून से पहले होते हैं, याद रखना, मानसून से पहले, बाद में नहीं, मानसून आने के पहले, गर्मियों में बल्कि। और काल बैसाखी ये होती है असम बंगाल में, है ना। बेसिकली इसको हम पश्चिमी बंगाल लिखेंगे, असम में तो बाढ़ दिला छिन, काल बैसाखी, है ना, पश्चिमी बंगाल में। तो ये जो तूफान आते शाम के समय भयंकर तबाही मचाते, तो ये अच्छे नहीं है, ये दो नामर वर्षा चेरी ब्लॉसम अच्छे हैं, और इसका आंसर था लू। तारामंडल अर्शा मेजर, उर्षा मेजर कहते हैं इसको इंग्लिश में, के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पृथ्वी पर 88 तारामंडल, पृथ्वी पर घेराव मतलब यूनिवर्स में जो हमारे सौर मंडल से हमें पृथ्वी से दिखाई देते 88 तारामंडल हैं। इसमें जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम है उर्सा मेजर। तो ये कह रहा है उसका दूसरा नाम बताओ, तो उसका दूसरा नाम है द ग्रेट बियर, द ग्रेट बियर, ये उसकी फोटो है। ठीक है, तारामंडल की, है ना, तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल है, इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं। 88 तारामंडल हैं जो हमें दिखाई देते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं देता है। तो देखिए पवन हंस किसको देता है, ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। देखिए दोनों सरकारी कंपनियां हैं। ओएनजीसी का मुख्यालय तो है नई दिल्ली में। क्या काम है इसका, इसका काम है तेल और गैस की खोज करना, और इसका मुख्यालय है नोएडा में, है ना, नोएडा यूपी में। तो ये इसको अपनी सेवाएं देता है कि जाओ अपने जो भी तटों पर तेल वेल ढूंढना, गैस ढूंढना है, उसमें ये मदद करता है। तो इसका सही आंसर है ओएनजीसी। एल्यूमिनियम प्रगलन किस उद्योग से संबंधित है। प्रगलन होता है उसको गलाना। तो देखिए ये कहता है एल्यूमिनियम को हम गलाते हैं, उसको हम किस उद्योग में शामिल करेंगे। भाई रसायन में तो कर नहीं सकते, ना चीनी में कर सकते, ना वस्त्र में, तो सीधा क्या है धातु कर्म। भाई वो एक धातु वाला उद्योग है, तो एल्यूमिनियम धातु होती है, तो धातु वाले में इसको शामिल करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर बताइए। मैं पिछली वीडियो में कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं कि भाई पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, भाई बताओ। 82.14। देखिए जो भारत की साक्षरता दर है वो है 74.04 टोटल। ये कौन सी है, टोटल। और इसमें मेल कितने हैं, मेल है मतलब मेल कितने पढ़े लिखे हैं, 82.14। फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है, 65.46%। तो ये आंकड़ा भाई 74, 82, 65 इसको याद कर लेना। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादन की को किस ओर लेके जाएगी। ये कह रहा परंपरागत तरीकों से तो आप खेती करते रहो, आधुनिक तरीके से खेती मत करो, तो पैदावार क्या होगी, निम्न लेवल की होगी। भाई ईस्ट थोड़ी ना होगी, ना सर्वोच्च ना उच्च, तो घटिया, मतलब घटिया इन द सेंस की छोटे कम लेवल पर उत्पादन होगा, निम्न स्तर पर उत्पादन होगा। अगर आप वही पुराने तरीके से खेती को करते रहोगे, नए नए तरीकों को अपनाओ, और हमने अपनाया भी हरित क्रांति, उसी का नाम है नई तरीके से खेती को करना। तो इसका आंसर क्या है, निम्न स्तर पर हम खेती को लेके जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि बांस ड्रिप सिंचाई कौन करता है। तो ये राज्य है अपना मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। तो ये 200 वर्ष पूर्व परंपरा है भाई, है ना, बहुत ही प्राचीन काल से, है ना, प्राचीन समय से ऐसे ड्रिप सिंचाई करते। बांस में से पानी डाल लो, बांस सुराख कर दो, उसमें से धीरे धीरे वो आगे पानी गिरता रहेगा और पौधों को मिलता रहेगा, और दूर से भी बांसों के द्वारा ही पानी लेके आया जाता है। तो ये कहाँ होता है, ये मेघालय में होता है। मेघालय में एक और अच्छी चीज है, जीवित पुल मिलते हैं वहां पर। क्या मिलते हैं, जीवित पुल। वहां पर क्या होता है, जैसे एक पेड़ इस तरफ एक पेड़ इस तरफ, बीच में खाई है, तो वो पेड़ों की जड़ें आपस में मिल जाती हैं, है ना, और उस पे फिर आदमी उसको अच्छे से बांध देता है और एक जीवित पुल बनकर तैयार हो जाता है। ये भी मेघालय में ही होता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में किस फसल की उच्च उपज देने वाली किस्मों के रूप में हुई थी। बताओ किसका पैदावार ज्यादा है ना, बाजरा, जवार, जूट नहीं, जूट की क्या जरूरत है, जवार नहीं, गेहूं और चावल। तो ज्यादातर जो फसल इसमें हमने ध्यान दिया क्योंकि हमने खाने को चाहिए था, तो गेहूं और चावल पर हमने ज्यादा उन्नत बीज लेके आए हम।
किसके बीज? गेहूं और चावल के, क्योंकि ये खाने के काम आते। पहले तो पेट भरेगा तभी तो आदमी आगे की सोचेगा। तो चावल और गेहूं इसका राइट आंसर है। रेलवे की ईयर बुक आई जो 2019-20 है, उसके अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई की, छोटी लाइन सबसे छोटी थी 1604। देखिए 3 तरह की लाइन होती है, एक होती है ब्रॉड गेज, एक कौन सी होती है? ब्रॉड गेज। उसकी होती है 1.67 मीटर, है ना। जैसे 2 पटरियां होती हैं, उनके बीच का गैप कितना है? 1.67 मीटर। उसके बाद होता है मीटर गेज। उसके बाद क्या होता है? मीटर गेज। मीटर गेज में होती है 1 मीटर, पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। फिर है नैरो गेज। कौन सी? नैरो गेज। नैरो गेज में कितनी होती है? 0.7 या 0.6 मीटर, है ना, नैरो गेज। तो नैरो गेज कितनी है? 1604 किलोमीटर। एक और होती है चौथी, उसको बोलते हैं मानक गेज, है ना, उसको बोलते हैं मानक गेज। वो कितनी है? 1.4 मीटर। ये मानक गेज है। तो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली नैरो गेज हमारे देश में जैसे कालका शिमला रेलवे है, उधर जलपाईगुड़ी, और इधर जो ऊटी में जो चलती है ना, नीलगिरी पर, वो होती है। तो भारत का आप बताओ एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है जिस पर ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज तीनों लाइन उस स्टेशन पर आती हैं? उसका नाम है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी ये पश्चिमी बंगाल में है ना, या नई कह दो, न्यू जलपाईगुड़ी। नई जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर ब्रॉड गेज भी है, मीटर गेज भी है और नैरो गेज भी है, ठीक है। अच्छा, ब्रॉड गेज की बात की जाए तो यह है 64,000 किलोमीटर ये हो चुका है। जैसे 1604 था ना किलोमीटर, ब्रॉड गेज कितनी है? 64,000। और मीटर गेज कितनी है? ये 2402 किलोमीटर, ठीक है, 2402। और ये रह गया हमारा 1604। भारत में अंतःसतलीय नौ संचालन। अंतःसतलीय नौ संचालन का मतलब है कि देश में जो नदियां हैं उनमें भी तो हम स्टीमर वगैरह पानी के जहाज चलाते हैं, तो वो उनकी लंबाई कितनी है? तो वो है 14,500 किलोमीटर। कौन सी? 14,500 किलोमीटर। जैसे ये मैंने फोटो दिया गया है, यह जैसे नेशनल हाईवे होता है वैसे नेशनल वाटरवे होता है, हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग। तो जो नंबर 1 है वो होता है हल्दिया से, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। कहां से? प्रयागराज से हल्दिया। ये इलाहाबाद पुराना नाम था, हल्दिया से प्रयागराज 1620 किलोमीटर। वो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। तो ये सारे मैंने इसमें दे रखे हैं, जो इंपोर्टेंट है इनकी फोटो, तो ये याद कर लेना। विशाखापत्तनम स्थलरूढ़ और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह। तो देखिए क्वेश्चन सीधा ये आता है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताओ। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम देखो ये रहा, ये आंध्र प्रदेश में भारत के पूर्वी तट पर है, और इससे ज्यादातर लो एस का निर्यात होता है। किस लिए है बंदरगाह? लो एस का निर्यात होता है मेनली जापान को, ठीक है। और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और एक डॉल्फिन रिज है इसके सामने, क्या नाम है? डॉल्फिन कटक कह सकते हैं। वो इसको तूफान से बचाता है, विशाखापट्टनम तक जो तूफान आता है तो डॉल्फिन कटक उसकी हेल्प करता है कि भाई हम आपको तूफान से बचाएंगे। तो ये विशाखापट्टनम। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, कहने का मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज जो हाईवे था वो दिल्ली को, फिर शहर का नाम बताना, चेन्नई और मुंबई, किसको जोड़ता है? कोलकाता। आपको पता ही होगा 1999 की बात है, ये हमारे अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनने एक योजना शुरू की थी। बस जो 4 बड़े हमारे शहर है ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, चारों को आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए ये राजमार्ग बनाए गए थे 4 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी। तो ये मेनली कहां शुरू हुई थी? पंजाब में, उस समय के पंजाब में। तो हरित क्रांति में कौन कौन से राज्यों ने लाभ उठाया? मेनली जैसे पंजाब, हरियाणा और हमारा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों ने इस हरित क्रांति का ज्यादा लाभ उठाया। आपको पता है हरित क्रांति कहां हुई थी? सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी मैक्सिको में। किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन।
तो ये हमारे देश में बीज लेके आए थे मैक्सिको से। तो ये तो दुनिया में जनक, और ये भारत में इसके पिता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग 1960 के दशक में पाकिस्तान से लड़ाई थी, उसके बाद ये शुरू हुई थी। पंजाब इसका राइट आंसर है। कौन सा सौरमंडल का बाहरी ग्रह है, बताओ भाई। देखो बाहरी ग्रह का क्या मतलब हुआ, देखिए जो हमारा सन है उसके बाद 4 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो यहां पर एक लाइन ड्रा कर दो। तो ये जो पहले 4 प्लेनेट हैं इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट, क्योंकि ये चारों है ना, ये चारों रॉक से बने हैं और इन चारों में धातु भी मिलती है। बाकी के जो ग्रह 4 बच गए वो चारों को हम जोनियन प्लेनेट या आउटर प्लेनेट बोलते हैं, वो ज्यादातर गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब बताओ बाहरी ग्रह कौन सा हुआ इसमें, शनि, सैटर्न। शनि जो ग्रह है वो सबसे हल्का ग्रह है, उसके रिंग भी मिलते हैं 7 रिंग, और वो शनि ग्रह मेनली गैसों से मिलकर बना हुआ है, और 8 ये ग्रह, ये आपके सामने इसकी फोटो है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है। देखिए मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में इधर तो मिलती है बंगाल की खाड़ी, आपको पता है कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये हिंद महासागर का ही विस्तार है। तो इसमें कौन सा है, अरब सागर, ये आ गया अरब सागर। तो अरब सागर इसी का विस्तार, ये हमारा इंडियन ओशियन है। एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वो देश कौन है, वो देश हम है भारत। भारत के नाम पर, हिंद के नाम पर इसका नाम है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ठीक है, चाइना कई बार कहता है कि इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन, लेकिन हम उनको साबित करेंगे कि इंडियन ओशियन इज इंडियाज ओशियन। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो मेडागास्कर भी इसमें है, मॉरिशस ये रहा, ये मालदीव अमीर लोग घूमने जाते हैं, है ना, ये श्रीलंका हिंद महासागर का मोती कहते हैं इसको। ठीक है, ये इसमें सारे महाद्वीप, ओ सॉरी द्वीप है। निम्न में से कौन सा एस आकार का महासागर है, बताओ। ये कह रहा है एस आकार का ओशियन कौन सा है, तो देखो ये अटलांटिक है, अटलांटिक है ये एस आकार का, ऐसे है ना, ये बीच में कटक भी मिलती है यहाँ पर, है ना, मतलब पहाड़ी श्रृंखला समुद्र के अंदर डूबी हुई है ये। तो एस आकार का कौन सा है, अटलांटिक। एस आकार का है कौन सा, अटलांटिक। हिंद महासागर कैसा है, ये त्रिकोण के आकार का है, किसके आकार का, त्रिकोण के आकार का। और ये प्रशांत महासागर कैसा है, ये सबसे बड़ा महासागर है। और आर्कटिक कैसा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये सबसे छोटा है। नवजात मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में 1000 जीवित जन्मे बच्चों के जीवन पर पहले कितने दिन के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या है, तो यह है 28 दिन। कहने का मतलब यह है कि नवजात मृत्यु दर कितनी होती है, यह कहता है कि जितने बच्चों ने जन्म लिया जीवित और 28 दिन में कितने मर गए, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, उसके अनुपात को कहते हैं नवजात मृत्यु दर। तो ये 28 दिन में जो मौत होती है उनको बोलते हैं नवजात मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव स्थायी रूप से किसके द्वारा टूट गया। ये कहता है देखो अंग्रेज तो हमारे देश में लूटने आए थे तो वो क्यों ध्यान देवे कृषि पे, तो कृषि में ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा था। तो बाद में जो खेती का विकास हमने शुरू किया तो कौन सी चीज से जिससे वो शुरू हुआ, और उसका नाम था ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो शब्द है ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो ये थे जी हमारे विलियम गॉड ने। किसने प्रयोग किया, विलियम गॉड ने। विलियम गॉड पहला व्यक्ति था जिसने ये जो उत्पादन कृषि में हुआ इसको एक नाम दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या नाम दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति के पिता कौन थे, हरित क्रांति के पिता थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने ही वो बीजों की इन्होंने वो बीजों की खोज की थी जो कि अधिक उपज देने वाले थे। खोज नहीं मतलब आविष्कार किया था, और इसी कारण इनको 1970 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। कौन सा, नोबेल पीस प्राइज, है ना। ऐसे मतलब ना कृषि के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि भूखा आदमी रहता है तो वो पेट तो भरेगा, तो पेट भरने के लिए आदमी अगर उसके पास खाना नहीं है तो छीना झपटी, है ना, अन्याय अपराध ये बढ़ सकते हैं। तो शांति स्थापित हुई, आदमी को भोजन तो मिला, कितने सारे लोगों को मरने से इसने बचा लिया, भूखा मरने। नॉर्मन बोरलॉग। कौन से मुख्यतः निम्न में से कौन मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चा माल, देखो क्वेश्चन सीधा आता है, बॉक्साइट किस में प्रयोग होता है, तो एल्यूमिनियम में।
एल्यूमिनियम जो उद्योग होता है उसका एक कच्चा माल क्या है, बॉक्साइट। जैसे सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, है ना। ये कुछ क्वेश्चन आते हैं। चूना पत्थर किस में यूज होता है, सीमेंट उद्योग में ये प्रयोग किया जाता है। और बॉक्साइट किसका मतलब प्रयोग किया जाता है कच्चा माल, ये है एल्यूमिनियम उद्योग में। किसी भी क्षेत्र का दाब और पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। देखिए जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि तापमान किस पर निर्भर करता है, दाब किस पर निर्भर करता है, तो ढूंढो अक्षांश कहाँ है। ठीक है, समुद्र से दूरी और अक्षांश, किसी स्थान का अक्षांश या ऊंचाई। देखो दूरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊंचाई, तो किसी भी स्थान का अक्षांश और ऊंचाई कहाँ है। जैसे कि उदाहरण दूं मैं आपको, एक है जालंधर और एक है हमारा शिमला। तो शिमला और जालंधर एक ही अक्षांश पर है ना, एक ही अक्षांश पर। सबसे बड़ा अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश। तो जो सूर्य है वो अक्षांश के साथ साथ चलता है। तो जितनी सूर्य की किरणें जालंधर में पड़ती है उतनी शिमला में भी पड़ती है, लेकिन शिमला में बर्फ पड़ती है। क्यों? क्योंकि शिमला पहाड़ पर है, शिमला हाइट पर है ना, 2000 मीटर ऊंचा शिमला, इसलिए शिमला में बर्फबारी पड़ती है। क्योंकि अक्षांश तो सेम हो गया है, लेकिन किसने वेरी करा, ऊंचाई। ऊंचाई के कारण शिमला और जालंधर का बिल्कुल अलग अलग मौसम है। दूसरा उदाहरण दूं मैं, जैसे एक अक्षांश जो राजस्थान से गुजरता है वही अक्षांश सिक्किम से भी गुजरता है। अब आप बताओ, एक अक्षांश ऐसे सीधी जो लाइन जा रही है उसको अक्षांश, वही अक्षांश राजस्थान से गुजरता है वही सिक्किम से। राजस्थान मरुस्थल, सिक्किम हरा भरा, क्यों? क्योंकि सिक्किम ऊंचाई पर है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। देखो 3 तरह की चट्टान होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी और मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित। तो ये कहते हैं इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। देखिए क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट का ये क्वार्टजाइट रही, तो ये तो मेटामॉर्फिक है ही, तो नहीं बताना, तो इसका आंसर आएगा ग्रेनाइट। क्या आंसर आएगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट देखो कैसी, ये रही ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट कैसी चट्टान? आग्नेय। जैसे ग्रेनाइट से क्या बनता है, ग्रेनाइट नीस में बदल जाएगा। क्वार्टजाइट किससे चट्टान बड़ी है, ये है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर ताप और दाब से क्वार्टजाइट में बदल जाता है। और शिस्ट किससे बनता है, बेसाल्ट से। बेसाल्ट से क्या बनता है, शिस्ट। तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर जब आप दाब दबाओगे, भयंकर तापमान उनको मिलेगा, तो उनका रूप बदल जाता है। लेकिन ग्रेनाइट का बदलता है नीस में। तो ग्रेनाइट खुद क्या है, इग्निस रॉक है, आग्नेय, तो वो तो रूपांतरित नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत मतलब किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर है मैक्सिको, डी सही रहेगा। हरित क्रांति की शुरुआत मैंने बताया मैक्सिको देश में हुई थी 1960 के दशक में, और हम भी वहीं से बीज लेके आए थे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? देखिए ये था 1904 में। 1904 में जो उस समय उसका नाम था मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में पहला सीमेंट लगाया गया, लेकिन वो रहा असफल हो गया भैया, कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा लगाया गया 1914 में। ये कहाँ लगाया? ये लगाया गया जी पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? ये गुजरात में है, और ये हो गया सफल, ये सफल हो गया। तो पहला 1904 में कहां लगा गया? चेन्नई, तमिलनाडु, नहीं चला। उसके बाद 14 में जो पोरबंदर में लगाया था वो चल पड़ा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात क्या हो गया? अरे कम हो गया, और क्या। जब हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति के कारण हमारे देश में बम्पर पैदावार हुई, तो हमें बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है, तो हमने आयात क्या कर दिया? कम। कौन सी भारतीय रेलवे पटरियों की श्रेणी नहीं है? देखो अभी मैंने बताया मीटर गेज होती है, नैरो गेज होती है, ब्रॉड गेज होती है, फुट गेज नाम की कोई चीज नहीं, तो सी। तो चौथा जो होता है वो होता है मानक गेज होता है। कौन सा होता है? मानक गेज। मीटर में 1 मीटर, नैरो में 0.7 या 6, ब्रॉड गेज में 1.676 मीटर पटरियों के बीच की गैप होता है। तो फुट गेज कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर है। उत्तर में खरीफ की फसल, दक्षिण में रबी की फसल कौन सी है? तिल। कौन सी है? तिल। देखिए एक होती है रबी की फसल, है ना, एक होती है खरीफ की फसल। तो रबी की फसल क्या होती है? ये होती है सर्दी में बोई जाएगी। जैसे अभी सर्दी चल रही है, तो अभी हम कहां बोएंगे? गेहूं बोएंगे, है ना, जौ बोएंगे और सरसों। जौ और सरसों, कई फसलें बोते हैं, आप 2-2, 3-3 याद कर लो। ये सर्दी में बोई, कटेगी गर्मी में। खरीफ की फसल कौन सी होती है? जैसे धान है, जैसे मक्का है ना, मूंगफली जो अभी आप खा रहे हैं, है ना,
जो अभी जो हम चीज खा रहे हैं वो कब बुई होगी, तो वो तब बुई होगी ना जब मानसून आया होगा, अभी वो कटेगी तभी तो हमारे टेबल तक पहुंच पा रही है। तो धान है, मक्का है, मूंगफली है, कपास है, तो ये सारी क्या है, ये खरीफ की फसल है। तो तिल जो है उत्तर भारत में तो खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। बीच में कुछ जायद की फसलें, इन दोनों के बीच में जो होती है उनको जायद की फसलें भी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, देख लो इसने पूछ लिया दूसरा, पहला तो सबको पता है सिक्किम, दूसरा क्या है, मिजोरम। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो आपको पता है सिक्किम। सिक्किम के बाद सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, मिजोरम की। और सबसे कम किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। सबसे कम जनसंख्या किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये जो तीन हमारे राज्य हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्य हैं, तो इनमें पॉपुलेशन क्या है, कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो देखिए वो तो वही है, अरुणाचल प्रदेश। इसका है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 17। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। देखो ये इसका 17 और भारत का 382, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व किसका है, हमारे बिहार का है। पहले बंगाल का होता था लेकिन अब कहा गया बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है और भारत का 382, अरुणाचल प्रदेश का 17। भारत की पहली जूट मिल कहां लगाई गई, तो ये लगाई गई थी पश्चिमी बंगाल में। ये घटना घटी 1855 में। वो हमारी जो 57वीं क्रांति हुई थी 2 साल पहले की बात है, अंग्रेज लोग तो इनमें व्यस्त थे, हमने पीछे से क्रांति कर दी। तो रिसरा में है ना, रिसरा में ये जूट मिल लगाई गई थी। तो आजादी के बाद भी हमारे साथ एक घटना ये घटी कि जूट की जो मिल थी वो ज्यादातर उधर चली गई, सॉरी जूट की जो मिल थी वो हमारे पास रह गई और जो उत्पादन क्षेत्र था वो पश्चिमी बंगाल मतलब बांग्लादेश में चला गया। तो ये भी कुछ हुआ था हमारे साथ। सूची में एक वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह मतलब बोना ग्रह। कौन सा ग्रह, बोना ग्रह। इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। तो ड्वार्फ प्लेनेट क्या है, प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं, प्लूटो को। तो प्लूटो को बोले भाई 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बोले भाई प्लूटो को बोले भाई हम आपको ग्रह नहीं मानते, है ना। प्लूटो बोला ओके। तो प्लूटो जो ग्रह था उसको, प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि प्लूटो कुछ चीजों को, कुछ जो मानक है उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे कि वो नेपच्यून को भी काट रहा था, उसकी जो क्या कहते हैं अपने जो सूर्य के चक्कर काटता। तो कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन प्लूटो से एक चीज सीखने की है। देखो प्लूटो पहले ग्रह था फिर ग्रह नहीं रहा, है ना। तो देखो प्लूटो को इस बात से कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लूटो आज भी वही है, आज भी वो सूर्य के चक्कर काट रहा है और ऐसे ही वो काटता रहेगा। तो प्लूटो के जैसा बनना चाहिए कि लोग तुम्हें कुछ मानने या ना मानने, तुम अपनी लाइफ में मस्त रहो। 2022 की वर्ष 2022 तक विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या था, तो सेकंड नंबर पर चल रहे थे हम। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। फिर कौन है, भारत। और उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो है हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि चीन सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। हालांकि जो नए आंकड़े आ रहे हैं उनके अनुसार भारत ओवरटेक कर गया है, लेकिन अभी वो आधारिक आंकड़े आने बाकी हैं। धीरे धीरे, आज नहीं तो कल कर ही जाएगा, है ना। वो तो चुका ही है, बस उसको मोहर लगनी बाकी है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। ये गर्व के नहीं, ये चिंतन का विषय है। भारत में शरद का मौसम किस महीने के अंतराल में आता है, तो शरद किस में आएगा, देखो जी अक्टूबर से नवंबर शरद आता है। जैसे कि हम गर्मी से शुरू करते हैं, मई और जून। मई और जून कौन सी ऋतु है, समर, इसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद 2-2 महीने में चलता है, जुलाई से अगस्त वर्षा ऋतु, पता है आपको बारिश होती है। सितंबर से अक्टूबर क्या होता है, शरद ऋतु, ठीक है। या अक्टूबर से नवंबर है, तनाव मत लेना। सितंबर से अक्टूबर कौन सी ऋतु है, शरद ऋतु। शरद के बाद सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, फिर आती है हेमंत। हेमंत है नवंबर से दिसंबर। और फिर आती है शीत ऋतु, जनवरी फरवरी, ठीक है। शीत ऋतु यानी कि शरद। उसके बाद फिर बसंत आ जाएगा, बसंत यानी कि बाहर आ जाएगी, है ना, मार्च से अप्रैल। तो ये था इसका आंसर।
उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ। देखिए ये रहा हमारा नेपाल। नेपाल के साथ किस किस की सीमा लगती है? ये तो है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ये बिहार, और ये जो थोड़ी सी सीमा है ना, ये पश्चिमी बंगाल की भी लगती है, और सिक्किम, है ना। तो ध्यान रखना, पश्चिमी बंगाल की भी सीमा भी बिहार उससे नेपाल से लगती है। थोड़ी सी जो ये सीमा है ये नेपाल से लगती है। सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की लगती है। और सबसे ज्यादा सीमा आप देख लो यूपी की ही लग रही है। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लग रही है? यूपी की ही, उत्तर प्रदेश। विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना हिस्सा है? बताओ भाई। 4%। यानी कि दुनिया में अगर 100% जल है तो हमारा इससे कितना बटाया? केवल 4%। जबकि हमारे देश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? वो है 17.5%। 17.5, यानी करीब 18% लोग हमारे पास, और पीने के लिए पानी कितना? 4%, है ना। इसलिए सरकार सही कहती है भाई जल बचाओ, जल का संरक्षण करो, जल को खराब मत करो। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने अभी करे हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी नोट डाउन कर लेना, अच्छे से लिख लेना, क्योंकि हो सकता है घूम फिर के इन्हीं में से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी कक्षा। जो छात्र ने हमारी कक्षा को यहाँ तक सुना है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसको लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, सबसे जरूरी है कि आप सिलेक्शन ले लें, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।